हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये आपके एसएससी सीएचएसएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। और जो भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहां पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको यहाँ पे बताना है सिनोनिम किसका? हमड्रम का। हमड्रम का जो है सिनोनिम बताना है। हमड्रम मीन्स क्या होता है? नीरस। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक मीन्स क्या होता है? सिंक्रोनिक मीन्स होता है समकालिक। समकालिक। और म्यूजिकल मतलब संगीतमय, तो ये तो होगा नहीं। मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब भी नीरस होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नॉइजी मतलब क्या होता है? शोर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन मोनोटोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन है विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स क्या होता है? सनकी। तो विम्सिकल की स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल सही है। कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है मिला हुआ। मिला हुआ या सन्निहित, और इसकी भी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है गलत है। यहाँ पे ई आर की बजाय ए आर होना चाहिए था, इसको अलग लिख देते हैं स्पेक्टेकुलर। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्पेलिंग होगी, लास्ट में ए आर होगा। स्पेक्टेकुलर मीन्स क्या होता है? शानदार। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एडजेसेंट मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या सटा हुआ। जुड़ा हुआ या सटा हुआ, तो यहाँ भी ये भी सही है। तो स्पेक्टेकुलर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है श्याम सा अभिषेक स्टार्टिंग द कार। श्याम ने अभिषेक को देखा कार स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में आपको चेंज करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे? टेंस देखेंगे। श्याम सॉ, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज या वर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है। बाकी जो है बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। श्याम सॉ अभिषेक। अभिषेक जो है ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा अभिषेक, और उसके बाद अभिषेक क्योंकि सिंगुलर है तो उसके लिए वो आ जाना चाहिए। अभिषेक हैज सीन गलत हो जाएगा, कैन बी सीन नहीं होगा। वॉज यहाँ दिया गया है और यहाँ भी वॉज है, लेकिन यहाँ सीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो अभिषेक वॉज सीन स्टार्टिंग द कार बाई श्याम, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये जो ईडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, कोई अचानक घटने वाली घटना या आकस्मिक घटना। तो पहला ऑप्शन है विनिंग आफ्टर लॉसिंग ए गेम मेनी टाइम्स। तो गेम, किसी गेम को जो है बहुत बार हारने के बाद जीतना, ये तो होगा नहीं। दिया गया है समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, कुछ ऐसा अचानक हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी, और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको फिर से बताना है कोर्टियस का। कोर्टियस मीन्स क्या होता है? कोर्टियस मीन्स होता है विनम्र। विनम्र या उदार। तो इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा? ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, तो ये तो होगा नहीं। एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी। पोलाइट मतलब विनम्र, तो यही जो है इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी पोलाइट।
जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है मेरिटोरियस, मेरिटोरियस मीन्स क्या होता है? सराहनीय, सराहनीय या गुणवान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पोलाइट बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिए गए हैं, तो इसको अगर इंप्रूव करने की जरूरत है तो आपको इंप्रूव करना है। दिया गया है नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास। तो दोस्तों नो सूनर वाले केस में आपको याद रखना है, नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो डिड आ सकती है या हैड आ सकती है, और उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हैड आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगा? कंजंक्शन जो है देन आएगा। क्लॉज में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो आएगा, उसके बाद कंजंक्शन जो है देन आएगा, और देन वाला जो क्लॉज है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर चाहे डिड हो या जो है हैड हो। देन वाले क्लॉज में, देन वाला जो पार्ट है उसमें जो है हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। नो सूनर डिड द बेल, डिड आ गया यहाँ पे, और उसके बाद द बेल सब्जेक्ट आ गया, और फिर जो है वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, जबकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यानी कि यहाँ पे रैंग नहीं होगा, रिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो रिंग यहाँ पे होना चाहिए था। नो सूनर डिड द बेल रिंग, और देन जो है कंजंक्शन आया है, बिल्कुल सही है। द चिल्ड्रेन, देन के बाद जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दी गई है रैन आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, द चिल्ड्रेन रैन आउट ऑफ द क्लास, तो देन वाला जो क्लॉज है वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो ये जो है रैन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है डिड द बेल रिंग देन होना चाहिए था, ऑप्शन ए राइट आंसर है, डिड द बेल रिंग देन। ठीक है, ये जो है यहाँ पे होना चाहिए था। और इसका मतलब क्या होगा? तो नो सूनर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे ही पहली घटना हुई तुरंत दूसरी घटना हो जाती है, वहाँ पे नो सूनर का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? जैसे ही बेल बजी बच्चे जो है बाहर आ गए। नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बेल बजी नहीं थी कि बच्चे जो है रैन आउट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास से बाहर आ गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको ब्लैंक स्पेस में सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है ही हैड हार्डली गॉन ए फ्यू किलोमीटर्स डैश हिज कार ब्रोक डाउन। तो दोस्तों याद रखेंगे हार्डली या स्केर्सली, स्केर्सली या जो है बेयरली, इसके साथ कंजंक्शन जो है हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग होता है, और यहाँ पे व्हेन का प्रयोग होगा, तो व्हेन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ही हैड हार्डली गॉन ए फ्यू किलोमीटर्स व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन। वो मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर चला था कि उसकी कार जो है खराब हो गई, तो व्हेन यहाँ पे यूज होगा। तो हार्डली हो या स्कार्सली हो या बेयरली हो, उसके साथ जो है व्हेन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, हार्डली के साथ या तो यहाँ पे हैड आ सकता है या डिड भी आ सकता है, और हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे, और डिड होगा तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकता है, कभी कभी आपको देता है हार्डली या स्कैर्सली, ये जो है पहले दे देता है, तो हार्डली या स्कैर्सली जो है पहले होगा तो जो है इन्वर्जन हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, सब्जेक्ट बाद में। जैसे यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा जा सकता था अगर हार्डली से शुरुआत करते हैं, हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, हार्डली हैड ही, और फिर जो है गॉन ए फ्यू किलोमीटर्स। बाकी जो है सेंटेंस का पूरा पोर्शन वैसे ही रहता है जैसे है, लेकिन यहाँ पे जो है इन्वर्जन हो जाता है, हार्डली हैड ही गॉन ए फ्यू किलोमीटर्स व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन, इस तरह से होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है एमिनेंट का। एमिनेंट मीन्स क्या होता है? विशिष्ट, विशिष्ट या प्रसिद्ध। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जाल्टेड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बुलंद, बुलंद या उन्नत। और इम्प्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, प्रभावशाली। और इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ या अविशिष्ट।
और इसका मीनिंग जो है अस्पष्ट भी होता है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा, इनकंस्पिक्यूअस। बाकी डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट या प्रसिद्ध, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दिया गया है एक्सेस। एक्सेस मीन्स क्या होता है, अधिकता, और इसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। सपोर्टर्स, तो दोस्तों सपोर्टर्स यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, तो SUPPO फिर R होगा और T, और यहाँ पे O दिया गया है तो E होगा। सपोर्टर्स, सपोर्टर्स मीन्स क्या हो जाएगा, समर्थक। इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब क्या होता है, समावेश, किसी चीज को इंक्लूड करना, इंक्लूजन, और इसकी स्पेलिंग सही है। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या होता है, भेदभावपूर्ण, भेदभावपूर्ण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सपोर्टर्स। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिए गए हैं। ऑन टेंडर हुक्स, ऑन टेंडर हुक्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुविधा में, दुविधा या कंफ्यूजन में। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी सैड मतलब बहुत दुखी, तो ये तो होगा नहीं। वेरी टेंस बहुत तनाव में। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। वेरी एंग्री मतलब नाराज। तो यहाँ पे वेरी टेंस होना चाहिए। वेरी टेंस मतलब बहुत तनाव में, दुविधा में अगर व्यक्ति होगा तो वो तनाव में होगा कि क्या करें, तो वेरी टेंस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है माई ग्रैंड मदर सैड टू मी डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू निटिंग। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे कहा डू यू वॉन्ट मी, क्या तुम मुझसे चाहते हो, टू टीच यू निटिंग, कि मैं तुम्हें निटिंग यानी बुनना सिखाऊं। तो दोस्तों इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कनेक्टिव के रूप में इफ़ या वेदर आएगा। इफ़ या वेदर का यूज होगा, जो कि सब में दिए गए हैं, इफ़ जो है सब में दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो इसका टेंस भी चेंज होगा, ग्रैंड मदर सैड टू, क्योंकि जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे आई वॉन्टेड हर, ठीक है। पहली बात यहाँ पे आस्क दिया गया है, माई ग्रैंड मदर सैड टू का बन जाएगा आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क नहीं होगा, ये तो ऑप्शन गया। माई ग्रैंड मदर आस्क्ड मी इफ सी वॉन्टेड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन है तो ये हो सकता है, अभी इसको देखते हैं। फिर माई ग्रैंड मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्ट, यहाँ वॉन्ट दिया गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे इफ़ आई वॉन्टेड तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और फिर इसके अलावा हम प्रोनाउंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यू है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होता है, तो ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा, तो यू का बनेगा आई। तो इफ़ यहाँ पे सी दिया गया है तो सी वाला गलत हो जाएगा, यानी कि जो है आई वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि राइट हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड हर टू टीच मी निटिंग, तो यहाँ पे जो है यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन था, मी के अनुसार चेंज हुआ तो आई हो गया, और फिर वांटेड आया, और फिर जो है हर जो है ये डू यू वांट मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई ग्रैंड मदर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। टू टीच मी, अब यहाँ पे फिर से यू है तो यू जो है मी बन जाएगा। निटिंग ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो है अफर्मेटिव रह जाता है, क्वेश्चन मार्क जो है ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। तो अब आपके पास पैरा जम्बल का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है PQRS 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दिया गया है एज ए रिजल्ट ही हैड ए डेप्ट ऑफ $500 मिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब परिणाम स्वरूप उसके ऊपर $500 मिलियन का कर्ज था उसकी मृत्यु के समय। फिर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली ही बिगेन स्पेंडिंग लेविशली ऑन एनीथिंग ही डिजायर्ड नॉट व्हाट ही एक्चुअली नीडेड, दुर्भाग्य से उसने शुरू कर दिया था खर्च करना, लेविशली मतलब दिल खोल करके, ऑन एनीथिंग किसी भी चीज़ पर, ही डिजायर्ड जिसको वो चाहता था, नॉट व्हाट ही एक्चुअली नीडेड
उस पर नहीं जिसकी उसको ज़रूरत थी, जिसकी उसको ज़रूरत थी उस पर नहीं, बल्कि जो उसकी डिजायर्स थी उसके लिए जो है वो दिल खोल करके खर्चा करता था। अब आगे दिए गए हैं माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक स्टेड एट द टॉप ऑफ हिज कैरियर। तो माइकल जैक्सन जिसको किंग ऑफ पॉप म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, स्टेड एट द टॉप, वो टॉप पर रहा, ऑफ हिज कैरियर ऑफ मेनी ईयर्स, वो अपने कैरियर के टॉप पर रहा बहुत बहुत साल तक। फिर दिया गया ही वॉज रेस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर, वो रेस्पेक्ट किया जाता था अपने वर्क कल्चर के लिए। ही वुड स्पेंड लॉन्ग नाइट्स, वो लॉन्ग नाइट्स बिताता था एट द स्टूडियो में, टू फिक्स ए नोट करेक्टली इन ए सॉन्ग, किसी सॉन्ग में एक नोट को फिक्स करने के लिए, सॉन्ग में नोट्स होते हैं तो उनको सही करने के लिए वो लंबी रातें बिताता था स्टूडियो में। तो यहाँ पे क्या पहले आना चाहिए, बात किसके बारे में हो रही है, माइकल जैक्सन के बारे में, तो ये जो है आर पहले आना चाहिए, ठीक है, माइकल जैक्सन, और आर से एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। माइकल जैक्सन के बारे में बात हो रही है, पहले उसके बारे में बात की जा रही है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो जो है किंग ऑफ पॉप म्यूजिक के नाम से जाना जाता था और वो जो है अपने करियर में बहुत साल तक टॉप पर रहा। फिर उसके बाद ऑप्शन के अनुसार एस आएगा, ही वॉज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता था उसके वर्क कल्चर के लिए, क्योंकि वो जो है लंबी लंबी रातें स्टूडियो में बिताया करता था किसी गाने के नोट को फिक्स करने के लिए। और फिर जो है क्यों आ जाएगा कि दुर्भाग्य से उसने शुरू कर दिया था, ही बिगेन स्पेंडिंग लेविशली ऑन एनीथिंग, वो उसने जो है दिल खोल करके किसी भी चीज़ पर जो उसकी डिजायर थी उसके लिए खर्चा करना शुरू कर दिया था, ना कि उसकी ज़रूरतों के लिए। और फिर जो है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उसके ऊपर कर्जा हो गया, ही हैड ए डेप्ट ऑफ $5 मिलियन, 500 मिलियन का उसके ऊपर कर्जा हो गया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय। तो ये जो है बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। दिया गया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफिकेशन और कैंसिल लॉज इन द कंट्री। तो बताइए यहाँ पे जो है आसान सा है, बताइए जो है किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू, यहाँ पे मॉडिफाई होना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मॉडिफाई। टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किस चीज़ की, मॉडिफाई करने की, टू मॉडिफाई और कैंसिल या कैंसिल करने की, लॉज इन द कंट्री, देश में कानूनों को कैंसिल करने की या मॉडिफाई करने की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, मॉडिफिकेशन वाले में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे टू मॉडिफिकेशन की जगह क्या होना चाहिए था, टू मॉडिफाई। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड बताना है, दिया गया है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ ए मेंटल इलनेस। तो किसी मेंटल बीमारी के कारण, मानसिक बीमारी के कारण अनेबल टू थिंक, सोचने में असमर्थ हो जाना, क्लियरली स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ हो जाना किसी मानसिक बीमारी के कारण। तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिरेंज्ड, डिरेंज्ड मतलब क्या होता है, विक्षिप्त, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। विक्षिप्त मतलब क्या होता है, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा बीमार हो। तो डिरेंज यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिरेंज मतलब क्या होता है, विक्षिप्त। बाकी इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सनकी, और विम्सिकल मतलब भी सनकी होता है, और बैलेंस मतलब संतुलित होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिरेंज्ड। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू व्हाट आई वांट, टू डू व्हाट आई वांट, क्या ये यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यू मस्ट नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा आती है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी, और फ्रॉम होगा फिर फ्रॉम, और डू नहीं होगा बल्कि डूइंग होगा। तो फ्रॉम वाला ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, ये जो है इसका सही आंसर होगा। यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए, किससे, फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, मुझे वो करने से जो मैं चाहता हूँ। तो फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, दिया गया है
द आर्मी मार्च्ड fearless टूवर्ड्स द एनिमी कंटोनमेंट। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है? द आर्मी मार्च्ड fearless, तो दोस्तों यहाँ पे fearless नहीं होगा बल्कि जो है fearlessly होना चाहिए, fearlessly, क्योंकि मार्च जो है ये वर्ब है और वर्ब के बाद जो है वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए था। fearlessly जो कि एडवर्ब है, fearless मतलब निडर, ये क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। द आर्मी मार्च fearlessly टुवर्ड्स द एनिमी कंटेनमेंट, आर्मी ने मार्च किया निडरतापूर्वक किसकी तरफ? एनिमी कंटोनमेंट की तरफ, ठीक है, दुश्मन के कैंट की तरफ। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पार्ट में गलती है? तो मार्च fearless की बजाय क्या होना चाहिए था? fearlessly। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको एंटोनिम बताना है किसका? सुआव का। सुआव मीन्स क्या होता है? सुआव मतलब होता है शिष्ट, शिष्ट या सुशील। तो इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रूड, रूड मतलब क्या होता है? रूड मतलब होता है रूखा, रूखा या अशिष्ट या असभ्य, तो यही आंसर होना चाहिए इसका, रूड। बाकी ब्रिस्क मतलब क्या होता है? ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला। और चार्मिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक, आकर्षक या सुंदर भी होता है। पोलाइट मतलब विनम्र। तो रूड यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है पीपल टेंड टू टर्न ए ब्लाइंड आई डैश क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डैश की जगह क्या होना चाहिए? पीपल टेंड टू टर्न ए ब्लाइंड आई, क्या होगा? टू या एट या ऑन या इन। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए टू। टर्न ए ब्लाइंड आई टू समवन या समथिंग, ये जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये जो फिक्स होता है। टू टर्न ए ब्लाइंड आई, यहाँ पे टू ही आएगा, ठीक है। टर्न ए ब्लाइंड आई टू समथिंग या समवन होता है, तो टू यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीपल टेंड टू टर्न ए ब्लाइंड आई टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि लोग क्या करते हैं? टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना किसी चीज़ को, तो लोग अनदेखा कर देते हैं क्राइम को अगेंस्ट वुमेन, यानी औरतों के खिलाफ क्राइम को लोग क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा सावधान, और प्रिसाइज मतलब क्या होता है? सटीक। तो जो बहुत ज़्यादा सावधान या सटीक हो तो उसको क्या कहेंगे एक वर्ड में? ट्रेमुलस। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों ट्रेमुलस मीन्स होता है कांपता हुआ, कांपता हुआ। और ट्यूमल्टुअस, ट्यूमल्टुअस मीन्स क्या होता है? ट्यूमल्टुअस मतलब होता है अशांत। मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स क्या होता है? सतर्क, सतर्क या बहुत सावधान। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। बाकी गैरुलस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेटिकुलस बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। अब फिर से पैरा जम्बल का क्वेश्चन है, दिया गया है ह्यूमंस वर्क बिकॉज दे हैव टू, दे प्ले बिकॉज दे वॉन्ट टू। इंसान काम करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना है। दे प्ले बिकॉज दे वॉन्ट टू, वो खेलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। फिर दिया गया है द मोस्ट, द यूजफुल डेफिनेशंस, यहाँ द मोस्ट यूजफुल होना चाहिए। द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशंस आर दोज दैट क्लेरिफाई द रिलेशनशिप्स ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले गेम्स एंड कॉन्टेस्ट। सबसे ज़्यादा यूजफुल डेफिनेशंस वो हैं जो क्लेरिफाई करती हैं रिलेशनशिप को किसके साथ? स्पोर्ट्स का जो है किसके साथ? प्ले के साथ, गेम्स के साथ और कॉन्टेस्ट के साथ। फिर देखा है प्ले रोट द जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डियाम। प्ले जो कि कोई बुक होगी, इसको लिखा है किसने? जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डियाम। जर्मन थ्योरिस्ट हैं कार्ल डियाम, उन्होंने लिखा है इस पर्पजलेस एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक द अपोजिट ऑफ वर्क। क्या उद्देश्यहीन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक, अपने आप में, द अपोजिट ऑफ वर्क, ये काम का अपोजिट होता है। फिर देखा है स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर पास्ट एंड प्रेजेंट बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर, स्पोर्ट जो है ये
सभी कल्चर्स का पार्ट रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, बीते हुए काल में भी और प्रेजेंट में भी, बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन सभी कल्चर का जो है अपना खुद का डेफिनेशन है स्पोर्ट्स का। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एस आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है कि स्पोर्ट्स क्या है। ये सभी कल्चर का जो है पार्ट है, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी। तो यही जो है इसका एस जो है एस से शुरुआत होनी चाहिए। अब एस के बाद क्या आना चाहिए, एस से दो ऑप्शन है, ये दोनों तो हट जाएंगे। एस के बाद आर अगर मान लीजिए लेते हैं, आर दिया गया है प्ले रोट द जर्मन थ्योरिस्ट। तो इसके पहले अगर क्यू को लेते हैं द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स। सभी कल्चर में इनकी अपनी डेफिनेशन है। और फिर जो है यहाँ पे द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन, इसके आगे जो है ये आ जाना चाहिए। लेकिन उनमें से सबसे जो यूजफुल डेफिनेशन है वो क्या है, ये है। तो यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए सी ऑप्शन, SQRP। ठीक है, SQRP यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसको आइए करते हैं। दिया गया है मेनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कई सौ साल पहले ए ब्राह्मण लिव्ड इन ए टाउन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के एक टाउन में जो है एक ब्राह्मण रहता था। ही स्पेंट मेनी ईयर्स डैश द एंशियंट बुक्स एंड टॉकिंग टू द लर्नड प्रीस्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए, ही स्पेंट मेनी ईयर्स डैश स्टडी या टू स्टडी या स्टडीड या स्टडीइंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एंड है और एंड के बाद टॉकिंग है। तो एंड से जब दो क्लॉज जुड़े होते हैं तो उनका जो फॉर्म होता है और उनमें जो पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड के बाद टॉकिंग है तो यहाँ पे भी ING फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, स्टडीइंग हो जाना चाहिए यहाँ पे स्टडीइंग। ही स्पेंट मेनी ईयर्स, उसने कई साल बिताए, स्टडीइंग मतलब स्टडी करते हुए, द एंशियंट बुक्स प्राचीन किताबों को, एंड टॉकिंग और बात करते हुए, टू द लर्नड प्रीस्ट्स जो सीखे हुए पुजारी थे उनसे बात करते हुए उसने कई साल बिताए। डैश केम टू विजिट द सिटी। अब यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या आएगा, विच, वो या होम या दैट। तो दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए वो, पर्सन के लिए जो है। अब प्रीस्ट जो है ये पर्सन है, व्यक्ति है, तो इसके लिए हु आ जाएगा। तो उसने जो है पुजारियों से बात की। हु केम टू विजिट द सिटी, जो उसके शहर विजिट करने आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हु हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है डी ऑप्शन। आगे पढ़ेंगे, आफ्टर मच एफर्ट, यानी काफ़ी कोशिशों के बाद, ही डैश द नॉलेज ऑफ ए सर्टेन स्पेल। तो यहाँ पे क्या होगा, ही यूज द नॉलेज या ही फाउंड या ऑब्टेन्ड या टुक। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किया, तो उसने नॉलेज प्राप्त किया, ऑब्टेन्ड यहाँ पे हो जाएगा। उसने प्राप्त किया नॉलेज ऑफ ए सर्टेन स्पेल। सर्टेन स्पेल मतलब होता है मंत्र, कुछ निश्चित मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया उसने। ही वॉज डैश प्राउड ऑफ दिस वेरी गार्डेड हिज सीक्रेट डैश। अब यहाँ पे ही वॉज क्या होना चाहिए, मेनी प्राउड या वेरी प्राउड या मच प्राउड या ए लॉट प्राउड। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी प्राउड हो जाएगा। ठीक है, प्राउड जो कि एडजेक्टिव है तो इसके पहले जो है एडवर्ब आ जाएगा वेरी। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस, तो इस पर जो है वो बहुत गर्व करता था। एंड गार्डेड हिज सीक्रेट, और उसने रक्षा की अपने सीक्रेट की। फिर डैश क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली यानी आराम से, डीपली गहराई से, और एक्साइटेडली यानी कि उत्सुकता से, या केयरफुली। तो उसने रक्षा की तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक की होगी, केयरफुली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केयरफुली। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।